हेलो नमस्कार, मैं हूं रामनिवास जाखड़। क्लास 12th केमिस्ट्री के 4th चैप्टर रासायनिक बलगतिकी के पार्ट 6 के इस वीडियो में आज हम इस पाठ के इन 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में गहनता से है वो अध्ययन करेंगे। पहली बिंदु है प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाएं। दूसरी बिंदु है अभिक्रिया की आणविकता। तीसरी बिंदु है अभिक्रिया की आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार और चौथी बिंदु है वो अभिक्रिया की कोटि। वीडियो के अंत में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का एक अभ्यास कार्य दिया गया, अतः वीडियो को पूरा देखें व अभ्यास कार्य का स्क्रीनशॉट लेकर है वो याद करने का प्रयास करें। अभिक्रियाएं कितने पदों के अंदर पूर्ण होती हैं, इसके आधार पर है वो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक एवं जटिल अभिक्रियाएं। प्राथमिक अभिक्रियाएं अर्थात एलिमेंट्री रिएक्शन। प्राथमिक अभिक्रियाओं की परिभाषा वो इस प्रकार से है, वे अभिक्रियाएं जो एक पद में पूर्ण होती हैं उन्हें प्राथमिक अभिक्रिया अर्थात एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। इन अभिक्रियाओं में भाग लेने वाला जो अभिकारक पदार्थ है वो सीधे उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात इन अभिक्रियाओं के अंदर किसी भी प्रकार का मध्यवर्ती यौगिक का निर्माण है वो नहीं होता है। प्राथमिक अभिक्रिया का उदाहरण देखें तो ये प्राथमिक अभिक्रिया का उदाहरण है और इसके अंदर है वो अभिकारक H2 है और O2 है वो आपस में है वो परस्पर टकरे कर उत्पाद है वो H2O का निर्माण करते हैं। प्राथमिक अभिक्रियाओं के अंदर भाग लेने वाले जो अभिकारक अणु या परमाणु है या जो आयन है उनकी संख्या को अभिक्रिया है उसकी आणविकता कहते हैं। यहाँ इस अभिक्रिया की आणविकता देखें तो इस अभिक्रिया की आणविकता है वो 3 है, क्योंकि इस अभिक्रिया के अंदर जो 3 है वो अभिकारकों के अणु है वो भाग ले रहे हैं। अभिक्रिया का दूसरा प्रकार है वो जटिल अभिक्रिया। वे अभिक्रियाएं जो 2 या 2 से अधिक पदों के अंदर पूर्ण होती हैं उन्हें जटिल अभिक्रिया या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। ये जो जटिल अभिक्रियाएं, इन अभिक्रियाओं के अंदर है वो अभिक्रिया है वो 2 या 2 से अधिक पदों के अंदर है वो पूर्ण होती है, इसलिए इन अभिक्रियाओं के अंदर मध्यवर्ती जो यौगिक है उस यौगिक का निर्माण होता है। संपूर्ण जटिल अभिक्रिया की आणविकता नहीं निकाली जा सकती, क्योंकि जटिल अभिक्रिया है वो अलग अलग पदों के अंदर पूर्ण होती है। इसके प्रत्येक पद की अलग अलग है वो आणविकता है वो निकाली जा सकती है। अभिक्रिया की आणविकता की परिभाषा वो इस प्रकार से है, प्राथमिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले परमाणु या आयन या अणुओं की संख्या जो एक संघट्ट के फलस्वरूप रासायनिक अभिक्रिया करते हैं को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। यानी प्राथमिक अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अभिकारक अणु परमाणु या आयनों की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। 3 अभिक्रिया हैं जिनमें है वो अभिकारक पदार्थ हैं वो आपस के अंदर है वो क्रिया करके है वो उत्पाद है वो बना रहे हैं। ये अभिक्रिया 1 है, ये अभिक्रिया 2 है और ये अभिक्रिया है वो 3 है। अभिक्रिया 1 में अभिकारक एक के एक अणु से उत्पाद है वो बन रहा है, अतः यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर भाग लेने वाले अणुओं की संख्या है वो 1 है, इसलिए यहाँ पे आणविकता है वो 1 होगी। क्योंकि दूसरी जो अभिक्रिया है उसमें अभिकारक A और B आपस में क्रिया कर आपस में टक्कर कर प्रोडक्ट बना रहे हैं और इन दोनों की संख्या हुई A की 1 और B की 1, तो दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ पे इनकी संख्या हो गई 2, तो यहाँ पे इस अभिक्रिया की जो अणुसंख्यता या आणविकता हुई 2। इसी प्रकार से जो 3 नंबर अभिक्रिया है इसके अंदर वो ABC जो अभिकारक हैं उनके क्रम से 1 मोल है वो भाग ले रहे हैं, इसलिए यहाँ पे इनका योग करेंगे तो 1 + 1 + 1, तो यहाँ पे हो गया 3। तो यहाँ पे जो तीसरी अभिक्रिया है उसकी जो आणविकता हुई 3। अभिक्रिया की आणविकता को अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक परमाणु आयन या अणु की संख्या को जोड़कर है वो निकाला जाता है।
आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं के प्रकार। आणविकता के आधार पर अभिक्रिया है वो ये 3 प्रकार की होती हैं, जिसमें पहली है एकाणुक अभिक्रिया अर्थात यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। दूसरी है द्विअणुक अभिक्रिया अर्थात बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। और तीसरा प्रकार है त्रिअणुक अभिक्रिया अर्थात ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन। तो आणविकता के आधार पर अभिक्रिया है वो कितने प्रकार की हुई? 3 प्रकार की। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं का पहला प्रकार है एकाणुक अभिक्रिया अर्थात वो यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता एक हो उन्हें एकाणुक अभिक्रिया अर्थात यूनिमोलिक्यूलर रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में अमोनियम नाइट्राइट NH4NO2 के एक अणु का अपघटन है वो N2 और H2O में हो रहा है। अभिक्रिया में अभिकारक NH4NO2 का केवल एक ही अणु परस्पर संघट यानी टक्कर करके उत्पाद बना रहा है। अतः यहाँ पे इस अभिक्रिया के अंदर अभिकारक जो अणु है उनकी संख्या वो 1 हुई। इसलिए इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो आणविकता भी कितनी हुई? 1 हुई। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक परमाणु अणु या आयनों की कुल संख्या को उस अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। आणविकता के आधार पर अभिक्रियाओं का दूसरा प्रकार है वो द्विअणुक अभिक्रिया अर्थात बाईमोलिक्यूलर रिएक्शन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इन अभिक्रियाओं में है वो द्विअणुक अर्थात 2 अणु भाग ले रहे हैं। हमने अभी जाना कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या को अभिक्रिया की आणविकता कहते हैं। अतः वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 2 हो उन्हें द्विअणुक अभिक्रिया अर्थात बाईमोलिक्यूलर वो रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया में HI है, उस HI का अपघटन है वो H2 और I2 में हो रहा है। इस अभिक्रिया में जो अभिकारक अणु HI है उसके है वो 2 अणु है वो भाग ले रहे हैं। इसलिए इस अभिक्रिया की जो आणविकता है वो कितनी हुई? 2 हुई। और ये अभिक्रिया वो किस प्रकार की हुई? द्विअणुक अभिक्रिया। तीसरा प्रकार है त्रिअणुक अभिक्रिया अर्थात ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन। वे अभिक्रियाएं जिनकी आणविकता 3 हो उन्हें है वो त्रिअणुक अभिक्रिया कहते हैं। ये जो दोनों अभिक्रियाएं, इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर है वो अभिकारक अणुओं की संख्या है वो 3 है। अतः ये त्रिअणुक अभिक्रिया, जैसे इस अभिक्रिया के अंदर देखें तो 2 है वो FeCl3 के अणु है और 1 है वो SnCl2 का अणु है। तो अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की संख्या हुई 3। इसी प्रकार से जैसे इस अभिक्रिया के अंदर देखें तो यहाँ पे 2 है वो NO के अणु है और 1 अणु है वो O2 का है। तो इस की आणविकता भी हुई 3। ऐसी अभिक्रिया जिनकी आणविकता है वो 3 हो उसे है वो अपन कहेंगे ट्राईमोलिक्यूलर रिएक्शन। यहाँ हमने देखा कि आणविकता के आधार पर अभिक्रियाएं 3 प्रकार की होती हैं, यूनिमोलिक्यूलर, बाईमोलिक्यूलर और ट्राईमोलिक्यूलर। अभिक्रिया की आणविकता का मान 3 से अधिक नहीं होता, क्योंकि इससे अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाओं में अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने की संभावना अत्यंत कम होती है। चतुअणुक अभिक्रिया नहीं होती, क्योंकि 3 से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं जटिल होती हैं और संपूर्ण जटिल अभिक्रिया की आणविकता का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हाँ, जटिल अभिक्रियाओं के प्रत्येक पद है उसकी आणविकता को अलग अलग निकाला जा सकता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया के अंदर अभिकारक अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो वहाँ उस अभिक्रिया के संपन्न होने की जो दर है वो धीमी हो जाएगी। इसको हम इस प्रकार से है वो समझते हैं। यह एक पात्र है और इस पात्र के अंदर है वो अभिकारक A है, उसके अणु लिए गए हैं और ये अणु है वो परस्पर है वो क्रिया करके है वो प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे हैं।
इस पात्र के अंदर जो अभिकारक ए के जो अणु लिए हैं वो परस्पर है वो टक्कर करेंगे, क्योंकि इन कणों के अंदर, इन अणुओं के अंदर है वो ब्राउनी गति होती है। इस पात्र में जितनी भी जो टक्कर होंगी वो एक के साथ में होंगी और इन टक्करों के फलस्वरूप इनकी सक्रियण ऊर्जा बढ़ जाएगी और इनके उत्पाद के अंदर परिवर्तित होने की संभावना, पॉसिबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। इसलिए एक अणु के जो अभिक्रिया है उसकी जो उत्पाद में बनने की जो दर है वो बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी अधिक है। इसी प्रकार से ये जो दूसरा पात्र देखें तो इस दूसरे पात्र के अंदर है वो दो अभिकारक ए और बी हैं और ये आपस में है वो टकरे करके है वो उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। इस पात्र के अंदर जो अभिकारक अणुओं की जो टक्कर होंगी वो ए और बी के मध्य भी होंगी, अभिकारक ए की ए से भी होगी, अभिकारक बी की बी से भी होगी, लेकिन जो टक्कर अभिकारक ए व बी की होगी उसी से है वो प्रोडक्ट का निर्माण होगा। इसलिए यहाँ पे इस प्रकार की जो अभिक्रिया है इनकी पॉसिबिलिटी यहाँ इन अभिक्रियाओं की तुलना में थोड़ी सी कम हो जाएगी। तीसरी रिएक्शन देखें तो इस पात्र के अंदर तीन अभिकारक अणु हैं ए, बी और सी। यहाँ पे अभिकारक अणुओं के मध्य टक्कर होंगी, तो टक्कर होंगी तो वो टक्कर है वो अधिकतम है वो 3x, x y और जो z x है इन्हीं के ऊपर हो सकती है। इस पात्र में होने वाली टक्कर जब a और b और c तीनों अभिकारक वो एक साथ टकराएंगे तभी है वो उत्पाद का निर्माण होगा। तो यहाँ पे इसकी प्रायिकता है वो इन दोनों अभिक्रियाओं की तुलना में काफ़ी घट जाएगी, क्योंकि यहाँ पे इस पात्र के अंदर जो टक्कर होंगी वो ए से ए की भी हो सकती है, बी की बी से भी हो सकती है, ए की बी से हो सकती है, ए की सी से हो सकती है, बी की सी से हो सकती है। लेकिन उत्पाद कब बनेगा? जब तीनों अभिकारक ए, बी और सी है इसके जो कण है वो आपस में टकराएंगे। तो यहाँ पे इन तीनों अभिक्रियाओं में सबसे पॉसिबिलिटी कम किसकी हुई? त्रिअणुक अभिक्रिया की। जब त्रिअणुक अभिक्रिया की पॉसिबिलिटी अर्थात उसके उत्पाद में बनने की दर है वो कम है, तो चार अणुक या चार आणविकता वाली अभिक्रिया की तो और भी कम होगी। इसलिए 3 से अधिक आणविकता वाली जो अभिक्रिया है वो संभव नहीं है। चतुअणुक अभिक्रिया है वो संभव नहीं है। आणविकता की विशेषता जाने तो पहली विशेषता है कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में उपस्थित अभिकारक परमाणु या आयन या अणुओं की संख्या उस अभिक्रिया की आणविकता होती है। दूसरी विशेषता है अभिक्रिया की आणविकता का मान हमेशा है वो पूर्णांक राशि में होता है। जैसे अभिक्रिया है उसकी आणविकता का मान है वो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे है वो पूर्णांक राशि के अंदर होता है, भिन्नात्मक रूप से है वो नहीं होता है। अभिक्रिया की आणविकता का निर्धारण संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारकों की संख्या से किया जाता है। अतः इसकी तीसरी विशेषता हुई कि आणविकता का निर्धारण सैद्धांतिक रूप से किया जाता है। चौथी विशेषता है आणविकता का मान हमेशा धनात्मक होता है। किसी भी अभिक्रिया है उसकी आणविकता का जो मान है वो धनात्मक होता है। और आणविकता की विशेषता की कड़ी के अंदर पांचवी विशेषता है कि किसी भी अभिक्रिया है उसकी आणविकता का मान है वो शून्य नहीं होता है, क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया तभी संपन्न होगी जब उसमें कुछ न कुछ है वो अभिकारक है वो भाग लेगा। अभिक्रिया की कोटि की परिभाषा वो इस प्रकार से है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग नियम व्यंजक में प्रयुक्त सांद्रताओं के घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया है उसके जो वेग नियम है, रेट लॉ है, जिसे वेग समीकरण या वेग व्यंजक के नाम से भी जाना जाता है, उसमें जो सांद्रता है उन सांद्रताओं के जो घातांक है उस घातांक के योग को वो अभिक्रिया की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ वो रिएक्शन कहते हैं।
हम जानते हैं कि वेग व्यंजक वह व्यंजक है जिसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को अभिकारकों की मोलर सांद्रता के पद पर कोई घातांक लगाकर प्रायोगिक रूप से ज्ञात किया जाता है। यदि आपको वेग व्यंजक नहीं लिखना आता या आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो प्लेलिस्ट से वेग व्यंजक एवं वेग स्थिरांक वाला वीडियो है वो अवश्य देखें। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करना। माना ये एक रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक A और B के क्रमशः स्मॉल a और स्मॉल b मोल है वो आपस में क्रिया करके वो ये उत्पाद बनाते हैं। हम जानते हैं कि अभिक्रिया का वेग है वो अभिकारकों की सांद्रता अर्थात उनके सक्रिय द्रव्यमान के समानुपाती होता है। अतः वेग समानुपाती हो गया a की घातांक x और b की घातांक y। यहाँ पे ये जो x और y है ये अभिकारक A और B है उसकी मोलर सांद्रताएं हैं जो इसके स्टोइकियोमीत्रिय गुणांक स्मॉल a और स्मॉल b है उसके है वो समान या भिन्न भी हो सकती है। तो यहाँ ये जो समीकरण है इस समीकरण के अंदर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो ये अपने पास में आ जाएगा वेग बराबर k a की घातांक x और b की घातांक y। यहाँ पे ये जो k है ये एक समानुपाती स्थिरांक है जिस विशिष्ट अभिक्रिया वेग के नाम से है वो जाना जाता है और इसी समीकरण को है वो कहते हैं वेग व्यंजक या वेग समीकरण या वेग नियम। तो इस वेग व्यंजक के अंदर जो सांद्रताओं के जो घातांक x और y है इनका जो योग होगा वो होगा अभिक्रिया की कोटि। यानी वेग व्यंजक के अंदर उपस्थित जो घातांक है उनका जो योग होगा उसको अपन कहेंगे अभिक्रिया की कोटि। ये जो समीकरण है इसको अवकल वेग समीकरण इसके रूप में भी लिखा जा सकता है। ये सांद्रता पे आधारित वेग समीकरण है अर्थात अवकल वेग समीकरण है वो क्या है, सांद्रता पर आधारित जो वेग समीकरण है उसे अवकल वेग समीकरण कहते हैं। तो यहाँ से अब अपन अभिक्रिया की कोटि है उसका निर्धारण कर सकते हैं। प्राथमिक अभिक्रियाओं की कोटि। हम जानते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जो एक पद में पूर्ण होती है उन्हें प्राथमिक अभिक्रिया अर्थात एलिमेंट्री रिएक्शन कहते हैं। प्राथमिक अभिक्रियाओं में उपस्थित अभिकारक अणुओं की संख्या को ही उनकी कोटि कहा जाता है। जैसे यहाँ पे देखें एक अणुक अभिक्रिया, तो एक अणुक अभिक्रिया है इसके अंदर है वो एक ही अभिकारक अणु भाग लेता है तो इस प्रकार की अभिक्रियाओं की कोटि होगी एक। इसी प्रकार से द्विव अणुक अभिक्रिया है इसके अंदर दो अणु भाग लेते हैं तो इसकी कोटि हुई दो। त्रिअणुक अभिक्रिया इसमें तीन अणु भाग लेते हैं तो इसकी कोटि हो गई तीन। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि प्राथमिक अभिक्रियाओं में जितने अभिकारक अणुओं की संख्या होगी वही उस अभिक्रिया की कोटि होती है। जटिल अभिक्रियाओं की कोटि का निर्धारण। हम जानते हैं कि जटिल अभिक्रियाएं हैं वो तीन से अधिक आणविकता वाली अभिक्रियाएं होती हैं और ये अभिक्रियाएं हैं वो दो या दो से अधिक पदों के अंदर है वो पूर्ण होती हैं। इन अभिक्रियाओं के अंदर जो सबसे मंद पद होता है उस मंद पद से है वो अभिक्रिया की कोटि है उसका निर्धारण किया जाता है। अभिक्रिया के मंद पद से वेग का निर्धारण किया जाता है, इसलिए जो मंद पद है उसको वेग निर्धारक पद भी कहा जाता है। कौन सा पद? वेग निर्धारक पद कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है कि जटिल अभिक्रिया है उन जटिल अभिक्रियाओं का वेग है वो कौन से पद के द्वारा निर्धारण किया जाता है? वेग निर्धारक पद के द्वारा। और वेग निर्धारक पद कौन सा होता है? उस अभिक्रिया का सबसे मंदतम पद। क्षारीय माध्यम में आयोडाइड से उत्प्रेरित हाइड्रोजन पेरोक्साइड के जल अपघटन की अभिक्रिया है वो जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें उसकी क्रिया विधि है उसकी आवश्यकता होती है।
तो ये अपने पास में थी एक जटिल अभिक्रिया और इसके जो स्टेप हैं ये दो पदों में पूर्ण होती है। ये पहला पद है और ये है वो दूसरा पद है। जो पहला जो पद है इसके अंदर मध्यवर्ती IO माइनस का निर्माण हो रहा है, इसलिए ये है वो इस अभिक्रिया का मंद पद है। और ये जो पद है इसमें उत्पाद बन रहा है जो शीघ्रता से बन रहा है, तो ये इस अभिक्रिया का तीव्र पद है। तो इस अभिक्रिया के वेग का निर्धारण या इसकी कोटि का जो निर्धारण है वो किया जाएगा इसके इस मंद पद के द्वारा, इस मंद पद के द्वारा। अभिक्रिया की कोटि किस प्रकार से निकाली जाती है इसको अपन दो उदाहरणों की सहायता से है वो समझते हैं। अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के लिए हमें उस अभिक्रिया के वेग व्यंजक या वेग समीकरण की आवश्यकता होती है। ये जो दोनों उदाहरण हैं इन दोनों उदाहरणों में हमें है वो अभिक्रिया का वेग व्यंजक है वो दे रखा है और यहाँ पे पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि है वो क्या होगी। अभी हमने जाना किसी अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों के योग को उस अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो यहाँ ये जो उदाहरण संख्या पहला है इसमें ये इस अभिक्रिया का वेग व्यंजक हमें दे रखा है और इसमें सांद्रता पदों की जो घातांक है वो 2 है, इसलिए इस अभिक्रिया की कोटि होगी वो 2 होगी। इसी प्रकार से जो दूसरा जो एग्जाम्पल है इसमें सांद्रता पदों की घातांक कुछ नहीं दे रखा, इसका मतलब 1 है, इसलिए इस अभिक्रिया की जो कोटि होगी वो 1 होगी। अभिक्रिया की कोटि की विशेषता है। पहली विशेषता वो इसकी परिभाषा के रूप में अपन लिख सकते हैं, वो इस प्रकार से है। अभिक्रिया के वेग व्यंजक में उपस्थित सांद्रता पदों के घातांकों के योग को अभिक्रिया की कोटि अर्थात ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। दूसरी विशेषता है कि अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण प्रायोगिक रूप से किया जाए। तीसरी विशेषता है अभिक्रिया की कोटि का मान शून्य, पूर्णांक एवं भिन्नात्मक हो सकता है। चौथी विशेषता है अभिक्रिया की कोटि को संतुलित समीकरण के द्वारा ज्ञात नहीं किया जा सकता। अभिक्रिया की कोटि है उसका निर्धारण है वो प्रायोगिक रूप से किया जाता है। जो जटिल अभिक्रिया हैं उनकी कोटि का निर्धारण है करते समय है उसके जो वेग निर्धारक जो पद है उस वेग निर्धारक पद से उसकी कोटि का निर्धारण किया जाता है और वेग निर्धारक पद है वो वह पद होता है जो सबसे मंदतम पद होता है। पांचवी विशेषता जटिल अभिक्रियाओं की कोटि का निर्धारण वेग निर्धारक पद से किया जाता है। आशा है कि अभिक्रिया की आणविकता एवं कोटि को गहनता से आप समझ गए होंगे। यदि हाँ तो चैनल रामनिवास जाखड़ को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें व अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और हाँ इस अभ्यास कार्य का स्क्रीनशॉट लेकर है वो अवश्य अभ्यास करें।